आज सुबह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में ये गिरफ्तारी हुई। डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आतंकवादी महाकुंभ में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के इरादे से पहुंचा था और राम मंदिर भी रेकी करने गया था। घटना के बाद पुर्तगाल भागने की तैयारी में था। नाम बदलकर आतंकवादी कानपुर, कौशाम्बी और लखनऊ में रहा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगाता था और लाजर मसीह नामक आतंकवादी आईएसआई के संपर्क में भी था। अब लाजर मसीह के कुछ साथी अमेरिका, पुर्तगाल, कतर, जर्मनी के रहने वाले हैं। तो राम मंदिर और महाकुंभ दोनों ही आतंकवादियों के निशाने पर थे। अब उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस की इस बड़ी कामयाबी के बाद वहां से कम खतरा जो है वो टल गया है। ने जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी प्लानिंग घटना के बाद पुर्तगाल जाने की थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान जो चेकिंग और पुलिस की मुस्तैदी वहाँ थी, इसके कारण ये वहाँ कोई घटना कारित करने में सफल नहीं हो पाया और इस दौरान वो कौशाम्बी, लखनऊ तथा कानपुर में जगह जगह बदल के इस दौरान ठहरा है। तो इस पूरी साजिश को अब नाकाम कर दिया गया है, पर इसमें क्या क्या सामने आया, खुलासे जरा आपको बताएं। कौशाम्बी में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का यह आतंकवादी गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। अमृतसर के एक गांव का ये रहने वाला आतंकवादी था। पिछले साल न्यायिक हिरासत से भागा था। जर्मनी में बैठे हुए अपने जो हैंडलर्स थे उनके संपर्क में ये था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था, ऐसा खुलासा अभी तक हुआ है। अब क्या क्या इससे रिकवरी हुई है ये भी जरा आपको बता दें। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पते का एक आधार कार्ड, बिना सिम वाला एक मोबाइल फोन भी इससे पुलिस ने बरामद किया है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 दिन में कैसे 2 आतंकवादी जो साजिशें हैं वो नाकाम की गई। पहला आतंकवादी अब्दुल गिरफ्तार हुआ, जिसका आईएसआई और अलकायदा कनेक्शन सामने आया है, पुलिस का यह आरोप है। उसके बाद आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया गया, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जरिए बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता था। पंकज झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रणवीर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पंकज जी, सबसे पहले कुंभ कम से कम सकुशल समाप्त हुआ। अगर हम उस भगदड़ की घटना को छोड़ दें तो कम से कम किसी तरीके की और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर नहीं आई, तो ये एक बड़ी कामयाबी मानी जाए उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए ना किस तरीके से बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ये जो लजर मसीह है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जर्मनी, पुर्तगाल, अजनाला, इन सभी जगहों पर इसके हैंडलर थे। और जैसा बताया यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कि पाकिस्तान में आईएसआई से जुड़े हुए 3 अफसर भी इसको लगातार वहाँ से हैंडल कर रहे थे, यानी गाइड कर रहे थे। इसकी कोशिश ये थी कि किसी भी समय जो एक बम धमाका कर दिया जाए महाकुंभ में। और जिस तरीके से वहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ आ रही थी, वहाँ एक बम धमाके से क्या स्थिति होती इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। और प्रयागराज से मुश्किल से 40 किलोमीटर दूर है कौशाम्बी, वहाँ तक ये पहुँच भी चुका था। यूपी पुलिस को लगातार आईबी से अलर्ट मिल रहा था, इन तरह के घटनाओं को लेकर के इनपुट भी मिल रहा था कि कौन कौन से आतंकवादी संगठन के लोग एक्टिव हैं, मॉड्यूल काम कर रहा है वहां पर और उनकी क्या टारगेट है। और इसीलिए ये जो आदमी है ये गाजियाबाद में रहा, कानपुर में रहा, लेकिन ये पहुंच नहीं पाया अपने मिशन में, ये फेल हो गया। हालांकि इसने अपने पास हथियार भी रखा था, जैसा खुद कहा यूपी के डीजीपी ने कि वहां से पंजाब में सीमा पार से पाकिस्तान से इसके पास ड्रोन से हथियार आए थे। इसने हथियारों की सप्लाई यहाँ पीलीभीत में पिछले साल दिसंबर के महीने में 3 खालिस्तानी
पाकिस्तानी आतंकवादी जो यूपी एसटीएफ से मुठभेड़ में मारे गए थे उनको भी इसी ने सप्लाई किया, ऐसा यूपी के डीजीपी का दावा है। तो कम से कम टारगेट के बहुत करीब तक पहुंच गया था। लेकिन यूपी पुलिस, एसटीएफ और पंजाब पुलिस से जिस तरीके से लगातार इनपुट मिल रहे थे, अलर्ट रहने के कारण ये अपने मिशन में कामयाब रहा लजर मसीह। अभी उससे पूछताछ की जा रही है और उसको कौन कौन लोग हैंडल कर रहे थे, हिंदुस्तान में कौन सपोर्ट कर रहा था, विदेशों में कौन सपोर्ट कर रहा था, ये सारी जानकारी ली जा रही है। उसके मोबाइल फ़ोन को यहाँ एसटीएफ के फॉरेंसिक लैब में भेजा गया उसके एनालिसिस के लिए और उससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती है। अंकित, हमारे साथ बने रहिएगा। रणवीर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, ये पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन था अभी, और इस मामले में क्या जानकारी आ रही है? क्या और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि इन दोनों मामलों में जो है कम से कम सफलता मिली है उत्तर प्रदेश पुलिस को। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है, ये ऐसा तो है नहीं कि अकेला ही होगा, कई और लोग होंगे, पूछताछ होगी, कहाँ कहाँ गया है, वहाँ किनके सपोर्ट से रुका है। जैसे गाज़ियाबाद का पता है, वो पता असली है या नकली है? अगर असली है तो वहाँ रहता था तो किसके साथ रहता था, किसके संपर्क में था? फिर लखनऊ की बात है, कानपुर की बात है, अगर इन जगहों पर गया तो किसी न किसी वजह से गया होगा, किसी न किसी से मिला होगा। इसलिए अब पूछताछ जब होगी तो पूछताछ के बाद पता चलेगा कि इसके नेटवर्क में कौन कौन लोग थे, किनके संपर्क में था। और सबसे ज़्यादा जानकारी संभव है कि उस फ़ोन से मिले जो फॉरेंसिक्स को भेजा गया है जांच के लिए, कि किनके संपर्क में ये फ़ोन कॉल या इंटरनेट कॉल के ज़रिए आया करता था। तो जो इसके पास हथियार मिले हैं वो हथियार सब जिंदा हथियार हैं। जैसे 3 हैंड ग्रेनेड हैं, 2 डेटोनेटर्स हैं, इसके अलावा एक वाइट कलर का कोई सब्सटेंस है पाउडर नुमा, वो क्या है उसकी भी जांच होगी। तो अभी जो पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, संभव है कि इस मामले में और कई नए खुलासे होंगे, कुछ और लोग रडार में आ सकते हैं। किनके संपर्क में था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पता करना और उन्हें ट्रेस आउट करना है। ये अब यूपी पुलिस का संभवतः अगला कदम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक गांव में 2 जनवरी को 2025 को दलित किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर पहले अपहरण किया गया और उसके बाद कमरे में बंद करके 4 युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। घटना की जानकारी किसी को देने से किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। बदहवास हालत में इस युवती ने घर पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। उसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। किशोर ने बताया कि गांव में रहने वाले सलमान, जुबैर, रशीद और आरिफ ने नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ ये दुष्कर्म किया। परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार लड़की को कैद में रखने के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसके हाथ पर बने ओम टैटू को तेजाब से जला दिया। उसे जबरन मांस खिलाकर उसे और प्रताड़ित किया गया। नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या जिस तरीके से बताया जा रहा है तो क्या ये 2 समुदाय का अलग अलग मामला है? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर निकल के आएगा उसके आधार पर आप लोग को तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से विवादों में। इस बार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर बयान देते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता पर निशाना साधा। अय्यर ने कहा कि वो 2 बार फेल होने के बावजूद उन्हें पीएम बनाया गया, उसे आश्चर्य से लगता था। अय्यर के बताए बयान पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो को शेयर करा है। मणिशंकर अय्यर के राजीव गांधी के शैक्षणिक प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो मैंने सोचा था कि एक व्यक्ति जो एयरलाइंस पायलट था, 2 बार असफल रहा, वह प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। मैंने उनके साथ कैम्ब्रिज की पढ़ाई की, जहां असफल रहे, उसके बाद इंपीरियल कॉलेज गए, वहां पर फेल हुए। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां विश्वविद्यालय अपनी छवि खराब नहीं होने देता। फिर वो पास नहीं हो पाए। कई लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसी शैक्षिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। और इंदिरा जी का नाम सभी जानते हैं। वैसे ही जब राजीव बने तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके,
और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है, अच्छा। लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बचा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए, फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना। कोई शिफर आदमी बोल सकता है, अगर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ चुका है जीवन में, तो फिर वो व्यक्ति क्या बोलता है उनको समझ खुद को नहीं आता है। इसलिए मैंने कहा ये कोई शिफर आदमी ऐसी बातें बोल सकता है राजीव गांधी के बारे में, जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया दुनिया के मुल्कों के अंदर। हम तो दशकों से कहते आ रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार ने नौसिखिए नालायक नेताओं को देश की सत्ता पर थोपा था, और राजीव गांधी जी ने भारत के सदन के अंदर वंचितों को आरक्षण का विरोध किया था। देश कभी भूल नहीं सकता। हम तो दशकों से कह रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी के घनिष्ठ मित्र, कैबिनेट में उनके साथी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के तथाकथित गुरु मणिशंकर अय्यर ने देर से ही सही सच तो बोला, 2 बार नहीं, देश की सत्ता संभालने के बाद वो बार बार फेल हुए हैं। मणिशंकर अय्यर जी के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। तमाम IAS ऑफिसर हैं, किसको इतना पहचान मिलती है, लेकिन इनको बहुत इज्जत दिया, मंत्रालय दिया, सब कुछ दिया। आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो इन जैसे लोगों को करना चाहिए कि पूरे देश में घूमें, मीटिंग करें, कांग्रेस को फिर से खड़ा करें, मजबूत करें। बजाय इस तरह से जिसको कहते हैं आसान फरामोशी नहीं करना चाहिए। एकेडमिक से प्राइम मिनिस्टर सिर्फ से कोई लेना देना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की, जिनको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सेमीफाइनल के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने पर मौलाना शमी पर कई सारे मौलाना हैं जो भड़क गए हैं। रोज़ा नहीं रखने पर उन्हें नसीहत दी जा रही है, गुनाह बताया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों में एक ऐसा तबका है जो शमी के समर्थन में है, जो कह रहा है कि शमी देश के लिए खेल रहे हैं, उन्हें देश के एक खिलाड़ी होने का धर्म निभाया है। ये मज़हब इस्लाम में रोज़ा रखना हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और अल्लाह ने ख़ुद कुरान में इसका हुक्म दिया है। उसी के साथ साथ अल्लाह ने कुरान में इस बात को भी वाज़ेह किया है कि अगर कोई शख्स सफ़र में है या बीमार है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा चाहे तो ना रखे। तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है, और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और आप सबको मालूम है कि मोहम्मद शमी ऑलरेडी टूर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सफ़र में हैं, तो लिहाजा अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है, और आक़िल बालिग़ औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन के इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी ज़िम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है, और रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है, और हर शख्स रोज़ा रखता है। हर शख्स जो बालिग़ है उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है, और इस्लाम मज़हब में जबर नहीं है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं, आप ज़बरदस्ती किसी को रोज़ा नहीं रखवा सकते।
ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। अब अगर से कोई शख्स मुल्क के लिए खेल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रोज़े से है कि रोज़े से नहीं है। अगर वो रोज़े से नहीं हो सकता है अपने क़ज़ा रोज़े को बाद में अदा कर ले। लिहाजा ये सब चीप पब्लिसिटी के लिए रोज़ों को बदनाम करना और रमज़ान को बदनाम करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। चलिए, इस पूरे विवाद पर मोहम्मद शमी के चचेरे भाई ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। तो आदमी कुछ भी बोल देता है, इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जब कुछ ज्यादा वो करता है वो भी इस्लाम का गुनाहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनाहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनाहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है कैसे नहीं। ऐसी तस्वीर कई सवाल उठाती है। जलाना में लोहे की गर्म रॉड से पिटाई करी गई एक युवक की, क्रिकेट बैट से भी उसको मारा गया, हैवानियत की सारी हदें पार कर ली गई। ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। कुछ दिन पहले बीड़ में भी सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई थी। मामला भी ठंडा नहीं हुआ था। महाराष्ट्र से ऐसी दो और तस्वीरें सामने आई। पहला मामला बीड़ जिले का ही है, जहां पर शिरूर तालुका में एक गांव में एक युवक को क्रिकेट बैट से बुरी तरह पीटा गया। क्रूरता यही नहीं थमी, युवक के कपड़े फाड़ दिए गए, लातों घूसों से जमकर पिटाई की गई। जानकारी के मुताबिक युवक की पिटाई करने वाला बीजेपी का नेता सतीश भोसले है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश कर रही है। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के जलाना के आवा गांव की है, जहां पर पुराने विवाद में एक 36 साल के एक व्यक्ति को लोहे की गर्म रॉड से बुरी तरह पीटा गया। पीड़ित कैलाश को कुछ दिन पहले खेती की जमीन को लेकर कुछ लोगों ने धमकाया था, उनका विवाद चल रहा था। लेकिन अब बड़ा सवाल महाराष्ट्र में यह भी उठता है कि एक तरफ सरपंच की जो हत्या का वीडियो है, उसके बाद वहां पर जो आरोपी है वो मंत्री का जानने वाला निकला। मंत्री को, धनंजय मुंडे को, वहां पर इस्तीफा देना पड़ गया और अब एक बीजेपी नेता इस तरीके से बैट से पिटाई करता नजर आ रहा है। तो क्या वहां पर सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेता उदित राज ने मायावती के भतीजे आकाश आनंद को कांग्रेस में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद को इसलिए 2 बार नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला और इंडिया गठबंधन में शामिल होने की वकालत की थी। मायावती जी ने खुद बीएसपी का बीजेपीकरण किया है, मैं केवल कह रहा हूँ, उस बात को कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ। जब 2022 में मायावती जी ने कहा कि सपा नहीं जीतना चाहिए, भाजपा चाहे जीत जाए, तो इसके मतलब कि आप बीजेपी को मजबूत बना कर रही हैं, इंडिया गठबंधन को। राहुल गांधी जी ने रायबरेली से कहा कि अगर ये समझौता करती लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी 160-70 तक सिमट सकती थी और आज केंद्र में सरकार इनकी न होती। तो इसका बीजेपीकरण हो गया। आकाश आनंद ने केवल भाजपा के खिलाफ में आक्रामक भाषण देने से उनको निकाल दिया। 2 बार कोऑर्डिनेटर बनाया, 2 बार निकाल दिया। किसके दबाव में? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दबाव में। जबलपुर के रपुरा गांव में कथावाचक का कथा करने से रोकने की कोशिश के मामले में जो सामने आया है मामला, उसमें एक जो किस तरह से एक जाति का एंगल अब सामने आ रहा है वो शर्मनाक है। कथावाचक देविका पटेल का आरोप है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। इससे लोगों को गुस्सा है। कथावाचक देविका पटेल के समर्थन में ओबीसी महासभा भी आ गई है। ओबीसी महासभा के सदस्यों ने जबलपुर में रैली निकालकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल 24 फरवरी से 4 मार्च तक इस गांव में देविका पटेल की भागवत कथा का आयोजन होना था।
लेकिन इससे पहले गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कथावाचक का आरोप है कि उन्हें कथा करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि गांव में न सिर्फ देविका पटेल की कथा हुई बल्कि उसमें हजारों की संख्या में लोग भी शामिल हुए। लेकिन अब इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के लोग आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने कथा का विरोध किया कि वो पटेल जात से हैं तो वो कथा नहीं कर सकती हैं, उसके लिए उनको ब्राह्मण से विवाह करना पड़ेगा तब जाकर वो करेंगी, इस तरह से उन्होंने कहा। तो मैंने सभी से संपर्क किया और ओबीसी एसएसटी भीम आर्मी से सभी से कि वो मेरी मदद करें और ऐसा और वो गालियां भी दे रहे थे, अभद्रता फैला रहे हैं, तो आप लोग कुछ करें, इसमें एक्शन लें। तो उन्होंने लिया, हमने फिर ज्ञापन सौंपा थाना प्रभारी जी को। मैंने पुलिस से ये मांग की है कि मुझे प्रशासन की सुरक्षा चाहिए और सरकार से भी मैं ये मांग करती हूँ कि वो मुझे सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि मुझे खतरा है वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। देविका पटेल प्रकरण में पनागर थाने द्वारा त्वरित कार्यवाही न करते हुए जो ढुलमुल रवैया अपनाया और धाराएं ढूंढने के बहाने बताते हुए 10 दिन गुजार दिए, इसके विरोध में आज ये पुनः थाने का घेराव किया गया। मैं नौकेलाल प्रजा, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा राष्ट्रीय महासचिव। हमारे सहयोगी संजीव चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार, सहायक प्रोफेसर हैं जामिया विश्वविद्यालय में, वो भी जुड़ेंगे इस मामले पर चर्चा करने के लिए, और आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी के पास पहुंचना चाहता हूं। संजीव, अभी जो मामला है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? अंकित, आज ही मिली जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत से लंबी चर्चा हुई। उनका कहना है कि चूंकि ये जो 7 आरोपी हैं, जब इन्हें पता चला कि मामला बढ़ गया है तो ये गांव से फरार हो गए। उन्होंने कथा को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कराया है। उनका कहना था कि पहले हमारी प्राथमिकता जो थी वो कथा को शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी जाति भेदभाव के कराना था, और गांव वालों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस किया। बहुत भीड़ उस कथा में हुई। कथा होने के बाद अब उनका कहना है कि वो पूरी तरह से टीम लगा दी है और बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। SC/ST एक्ट भी अब इसमें लगा दिया गया है और धार्मिक कार्य को रोकने की धाराएं भी इसमें लगाई गई हैं। तो मामला पुख्ता बना दिया गया है, खोज की जा रही है, पर ऐसा लगता है कि अभी जो आरोपी हैं वो शहर छोड़ के कहीं भाग गए हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहूँगा, इसी को लेकर अगर कहें तो ब्राह्मणवाद की और हिंदुत्व में जिस तरीके का ये जो वर्ण सिस्टम पूरा चलता है, उसको लेकर इतनी सारी बातें कही जाती हैं, उसको भेद मिटाने की कोशिश की जाती है। अब भगवान का नाम लेने के लिए भी आपको अगर ब्राह्मण से शादी ही करनी पड़ेगी, तो फिर हम अभी भी क्या 2025 की जगह 1525 में जी रहे? जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी। और जब हम लोग सनातन धर्म की बात करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूं कि हमें सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म के अंतर संबंधों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और इसमें फिर हमें डॉक्टर अंबेडकर याद आते हैं, जिन्होंने कहा कि जाति प्रथा जो भारत में है, जो वर्णाश्रम धर्म है, उसमें बाद में तो अछूत भी पंचम वर्ण से निकला, लेकिन शूद्र जो अभी ओबीसी और जो कथावाचक भी हैं, मूल रूप से उन वर्णाश्रम धर्म में वो शूद्र जाति से हैं। लेकिन ये भी बात है कि अगर इसी धर्म में रहना है तो उस ग्रेडेड इनइक्वालिटी को जो डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले इंगित किया कि कुल मिलाकर जो वर्णाश्रम धर्म में जो सबसे ऊपर है वो तो बहुत खुश है कि वर्णाश्रम धर्म में वो ऊपर है, लेकिन जो उसके नीचे पायदान के लोग हैं उनको ये लगता है कि हम उनसे तो एक से तो ऊपर हैं, लेकिन हम बाकियों से एक से तो नीचे हैं लेकिन बाकियों से ऊपर हैं। तो ये जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, मुझे लगता है कि इसको जब तक इस देश का शूद्र समाज नहीं समझेगा कि वर्णाश्रम धर्म में आपकी जगह क्या है। और डॉक्टर अंबेडकर अपने किताब में हुवर द शूद्राज में साफ साफ लिखते हैं कि जो मतलब वर्णाश्रम धर्म की जो गाड़ी चल रही है उसका पहिया, या फिर यदि
उसको किसी तरीके से मतलब कोई रथ नुमा अगर स्ट्रक्चर देखा जाए जी। तो वो सूत्र जातियां हैं जो सबसे नीचे हैं और जो चला रहे हैं। तो रीथिंक करना पड़ेगा कि बिल्कुल। भाई तो वर्णाश्रम धर्म आचार्य में शैलेश तिवारी साहब, ये कहाँ तक जायज है? एक तरफ हम बात करते हैं सनातन में सबके समागम की, हम बात करते हैं महाकुंभ में देखिए कितने करोड़ लोग आए, और हम अपने ही धर्म के लोगों को इस तरीके से अगर वर्ण के भेद में अलग करते रहेंगे तो फिर ये किस सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं? जी अंकित जी, बड़ा दुखद घटना है। इस तरह की घटना हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, उसका जरूरी नहीं है कि वह किसी भी जाति में जन्म ले तभी वह ज्ञानी और विद्वान होगा। और भगवान का भजन करना यह तो पूरे सृष्टि में जितने भी लोग हैं सबका अधिकार है। ये जो देविका बहन है, जो कथावाचक हैं, तो गौरवशाली बात है कि सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं, सनातन धर्म के एक योद्धा के रूप में काम कर रही है। इस तरह की अगर जाति प्रथा और इस तरह की ओछी मानसिकता होगी तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म जिस तरह टूट रहा था एक समय में और लोग बौद्धिस्ट बन रहे थे, ठीक उसी प्रकार अब भी टूटने की स्थिति हो जाएगी। इसलिए इसको रोकने की जरूरत है। आपको लगता है कि आप जैसे जो आचार्य हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनका भी इसमें एक रोल है? लोगों को समझाया जाए कि इस तरीके की बातें कर कर आप लोगों को अपने से अलग ही कर रहे हैं, जोड़ने की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल अंकित जी, तोड़ो नहीं जोड़ो, यह मूल मंत्र होना चाहिए। चाहे किसी भी जाति से व्यक्ति हो, अगर सनातनी है तो सबका अधिकार है पूजा करने का, सबका अधिकार है कथा करने का। और ज्ञानी विद्वान पुरुष का या स्त्री का कोई जाति नहीं होती। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए उससे ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो मयान। मयान से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, तलवार से लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक उसी प्रकार जाति में जन्म ले लेने से जी, बल्कि विद्वता के लिए साधना करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। बिल्कुल तो सही बहुत बात ही है। दुखदाई और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी से भी भेदभाव करना तो शायद कोई भी भगवान, कोई भी धर्म ग्रंथ, कुछ भी धर्म ग्रंथ उसे जस्टिफाई नहीं करता। ये नहीं कहता कि धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर लोगों को अलग किया जाए। डॉक्टर कुमार, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्यों ऐसा है कि क्या, जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई ये अज्ञानता है, लोगों को इस बात को समझना चाहिए, क्यों ऐसा है कि अभी भी, और एक ये दिक्कत मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं मानने में होती है कि अगर कोई बौद्ध धर्म का है तो आप लोग ये मान के चलते हैं परेशान होकर गया। लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, वो किसी भी धर्म को इस मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या एक समावेशी, एक पूरा सबको अपने अंदर समाज लेने वाला जो व्यवस्था है उसको लेकर ये परेशानी है? क्या लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो सारी वर्ण व्यवस्था थी उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया आज के युग में? नहीं, देखिए, जो वैदिक गुरु कह रहे थे, मैं उनकी बातों से उनमें और हम में इस बात पर तो कम से कम एक तरीके से सामंजस्य है और हम दोनों में सहमति है कि ये गलत हुआ, ये हम दोनों ही मानते हैं। अब सवाल ये है कि जो मैंने जहाँ से अपनी बात शुरू की थी कि वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म के बीच का अंतर संबंध क्या है। तो जो वैदिक गुरु हैं, मुझे अच्छा लगा कि वैदिक गुरु हैं, तो वेद में ही जो एक ऋचा है 10th मंडला में, जिसमें ये कहा जाता है कि ब्रह्मा के वो से, तो ये एक टेक्सुअल जस्टिफिकेशन है वर्णाश्रम धर्म का। अगर मैं गलत हूं तो स्वामी जी मुझे करेक्ट करें, लेकिन वो जो 10th मंडला का वो जो श्लोक है, जो ब्राह्मणिकल थियरी ऑफ कास्ट जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है, तो बाकी ऑक्यूपेशनल थियरी ऑफ कास्ट है कि भाई जिस समाज के लोग ने मान लीजिए गाय और भैंस का काम शुरू किया तो अंग्रेजी में वो सेफर्ड कहलाए, हिंदी में वो गरेड़िया या ग्वाला, हीर, तमाम जातियों से आप देख सकते हैं। पर मूल रूप से उन वर्णाश्रम धर्म में उनका जगह जो है वो सूत्रों वाली है। कई जगह जनेऊ आंदोलन के दौरान ये हुआ कि नहीं भाई हम क्षत्रिय हैं, कई जगह कुणबी, कुर्मी, तमाम जो त्रिवेणी संघ यदि
आप याद करेंगे 1920 के दशक में बिहार में ही, तो वो कौन जातियां थी? वो यादव, वो कुर्मी और कोयरी, वो शूद्र जातियां ही थी जिनको ये लगा कि वर्णाश्रम धर्म में वो बिल्कुल निचले पायदान पर हैं। तो एक प्रोटेस्ट के रूप में, हालांकि एमएन श्रीनिवास जैसे थियरिस्ट जिनसे मैं बहुत अग्री नहीं करता हूँ, वो संस्कृताइजेशन कहते हैं, ये संस्कृताइजेशन की थियरी थी जिसकी वजह से जो शूद्र जातियां हैं वो क्षत्रिय बनने की कोशिश करने लगे। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी, जब देखिए हायरार्की हर जगह है, अमेरिकन समाज में भी हम हायरार्की है, तो वहां पर कोई ब्लैक व्हाइट को इमिटेट नहीं करता है। तो यदि गुरुजी चंदन लगाए हैं, तो मुझे यदि ये लगता है कि चंदन लगाने से मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा, तो ये इमिटेशन हुआ। पर यदि मुझे लग रहा है कि अगर ये वेद पढ़कर वैदिक गुरु कहलाए हैं, तो मैं भी यदि वेद को पढ़ना शुरू करूं, तो लेकिन वही जो कर्मा थियरी और जो धर्मा थियरी है जाति की, उसमें यदि मुझे लगता है कि थोड़ी क्लैरिटी हो तो ये कॉन्ट्रडिक्शन को समझा जा पाएगा। जैसे जाति का सचमुच में मतलब क्या कहते हैं, जन्म कैसे हुआ, और जो डॉक्टर अंबेडकर की जब से सबसे फेमस किताब है, आखिरी बात, कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट, कि जाति का उन्मूलन कैसे हो, तो उसमें एक तरीके से ये जो बहन पटेल जो कथावाचक बन रही हैं, तो एक तरीके से ये भी एक एनहिलेशन ऑफ कास्ट की कोशिश है। लेकिन उसमें आप देखिए कि कुछ लोग हैं, तो आखिरी बात, क्यों आचार्य साहब, क्यों ये दर्द होता है कि अरे अब ये भी कथावाचन करने लगेंगे। बिल्कुल, तो आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये क्यों ऐसा है कि अभी भी, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ज्ञान देखना चाहिए, जाति नहीं देखनी चाहिए, तो क्यों ऐसा है कि अभी भी वर्ण को लेकर इतना विभाजन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दिखाई पड़ता है? अंकित जी, लोगों को पता ही नहीं है कि वर्ण व्यवस्था में मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा गया है, और भुजा को क्षत्रिय, और नाभि को वैश्य, और पैर को शूद्र कहा गया है। ऐसा वर्ण व्यवस्था में है। और अगर पैर काट दिया है तो मनुष्य अधूरा है, सर काट दिया है तो अधूरा है। तो हर मनुष्य के अंदर चारों वर्ण है। वह किस तरह से, अगर ज्ञानी पुरुष है, पूरे ज्ञान का भंडार है उसके पास, तो विद्वान है। जरूरी नहीं है कि वह जन्म से किसी ब्राह्मण के घर जन्म ले तभी वह ब्राह्मण कहलाएगा। अगर कोई विद्वत है, विद्वान है, वही ब्राह्मण है। जो भुजाओं से मजबूत है वह क्षत्रिय है। जो धन से बहुत मजबूत है और व्यापार कर्म कर रहा है वह वैश्य है। और जो सिर्फ सेवा भाव है वह शूद्र है। लेकिन वह पूरे शरीर में, ये चारों अंग जो है वह पूरे शरीर में है। सब एक दूसरे के बिना अधूरा है। और मेरा ऐसा मानना है कि वर्ण व्यवस्था जो है वह पहले कर्म के आधार पर किया जाता था। आज मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति शराब का दुकान खोल ले और उससे भी प्रणाम किया जाए तो यह अपराध पर है। आचार्य जी देखिए, मेरा मानना है वो पहले वर्ण व्यवस्था किस लिए किया जाता था वो एक अलग बात है, लेकिन अब तो कम से कम लोगों की सोच यही होनी चाहिए कि वर्णों में अपने आप को ना बांटे, वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त करने का समय है। कोई भी किसी इस तरीके से इन बेड़ियों में, और कम से कम उन्हें लोगों को ना जकड़ा जाए, यही ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एनडीटीवी इंडिया ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें दिल्ली का एजेंडा सौंपा है। दरअसल दिल्ली के चुनाव के बाद एनडीटीवी से दिल्ली के लोगों के सामने कई मुद्दे रखकर पूछा गया था कि उनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। लोगों ने जिन 5 प्राथमिकताओं को सबसे ज्यादा अहमियत दी, उनकी एक सूची बनाई गई, जिसमें साफ सफाई, पेयजल, वायु प्रदूषण, अस्पताल, सड़क और सीवर सबसे प्रमुख मुद्दे सामने आए। बहुत बधाई देती हूँ मैं एनडीटीवी इंडिया को, जिन्होंने दिल्ली के एजेंडा पे जो इश्यूज़ मैं देख रही हूँ निकाले हैं, सफाई का, पेयजल का, वायु प्रदूषण का, अस्पताल, सड़क, सीवर। एक्चुअल में यही 5 चीज़ें हैं जो दिल्ली के दिल में है, जो लोग चाहते हैं कि ये काम तो एटलीस्ट होने चाहिए थे। ये काम यदि हो जाते हैं तो दिल्ली अपने आप में एक विकसित दिल्ली के रूप में दिखाई देने लगेगी। और आई रियली विश कि हम इन सारे कामों को जल्द से जल्द पूरा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तरकाशी में मां गंगा के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने विधि विधान से पूजा की।
पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री ने गांव से ही भव्य हिमालय के दर्शन किए और उसके बाद हर्षिल में प्रधानमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है और उत्तराखंड विकास के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। भारत में जल्द ही आप फ्लाइंग एम्बुलेंस और एयर टैक्सी देख सकते हैं। आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिक पी राजलक्ष्मी और उनकी टीम ने ऐसा ड्रोन आधारित तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें आने वाले समय में बिना ड्राइवर वाली हवाई गाड़ियां सुलभ हो सकें। आईआईटी इंजीनियर्स ने इसके लिए एक डमी के साथ प्रयोग भी किया। ऐसे ड्रोन बनाए जाने की प्रक्रिया को करीब से देखा हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला ने। ड्रोन्स या ऑटोनॉमस एयर व्हीकल्स फ्यूचर हैं। धरती पे चलने के लिए, आसमान में उड़ने के लिए और पानी के नीचे। ये है एक एयर एम्बुलेंस ड्रोन और ऊपर है एयर कार्गो ड्रोन। वो ड्रोन जो भारत की मिलिट्री इस्तेमाल करना चाहती है। भारत को विकसित देश बनना है तो ड्रोन्स को बड़ी तादाद में यूज करना पड़ेगा। मेरा नाम है पल्लव बागला और मैं एनडीटीवी का साइंस एडिटर हूं और आपको लाया हूं आईआईटी हैदराबाद की टिहान फैसिलिटी पे, जहां पे ऑटोनॉमस व्हीकल्स की मास्टरी करी जा रही है। ये हैं ड्रोन्स और उसी तरह से जमीन पे चलने वाली व्हीकल भी हैं। विकसित भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी और आईआईटी हैदराबाद उसकी मास्टरी में लगा है। कैमरा पर्सन नागराजन के साथ टिहान फैसिलिटी आईआईटी हैदराबाद से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।